नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, अपनी चल रही है पॉलिटी सीरीज और पॉलिटी सीरीज में अपन पढ़ रहे हैं भाग 5, जो सबसे बड़ा है भाग 5। और एक बार ये समझ में आ गया तो लगभग लगभग पूरी पॉलिटी ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि जैसा भाग 5 है वैसा ही क्या है, लगभग लगभग भाग 6 है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं भाग 5। भाग 5 का हेडिंग मैंने आपको बता ही दिया। भाग 5 का हेडिंग क्या है? संघ सरकार। भाग 5 का हेडिंग क्या है? संघ सरकार। और अगर अपन बात करें संघ सरकार के अंदर, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका शामिल होती है, विधायिका शामिल होती है, न्यायपालिका शामिल होती है, और सीएजी इसके अंदर क्या होती है? शामिल होती है। संघ सरकार में क्या क्या चीजें शामिल होती है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कौन सी? कार्यपालिका। कार्यपालिका में अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? तो कार्यपालिका में अपन ने पढ़ लिया राष्ट्रपति पढ़ लिया, कार्यपालिका में अपन ने उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, कार्यपालिका के अंदर अपन ने पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ लिया। अब कार्यपालिका का सबसे लास्ट भाग कौन सा बचा है? महान्यायवादी। ठीक है, उसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा? विधायिका। तो सबसे पहले आज की अपनी जो पहली क्लास होगी वो किसके ऊपर होगी? महान्यायवादी के ऊपर, यानी कार्यपालिका का लास्ट भाग महान्यायवादी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास महान्यायवादी से। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं भाई? महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं महान्यायवादी को? अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल कौन सा है? तो 76। महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है? 76 है। पहले महान्यायवादी कौन है? तो एमसी सीतलवाड़ है। पहले महान्यायवादी कौन है? एमसी सीतलवाड़ है। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी इसके वर्तमान में क्या है? महान्यायवादी है। ठीक है, एमसी सीतलवाड़ इसके पहले महान्यायवादी है। वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है? 76। आर्टिकल कौन सा है? 76 है। महान्यायवादी होता है क्या है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा क्या होता है? वकील होता है, जो भारत सरकार की तरफ से क्या लड़ता है? केस लड़ता है। ठीक है, हालांकि वो प्राइवेट केस भी लड़ सकता है जो भारत सरकार के विरुद्ध नहीं हो, बाकी वो केस भी लड़ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है? वकील होता है या विधि अधिकारी होता है। विधि मामलों में भारत सरकार को क्या देता है? सुझाव देता है, सलाह देता है। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी बोल दो या कानूनी सलाहकार, जो मैंने अभी आपको बताया है। यानी ये भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह भी देता है, और भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी मतलब सबसे पहला वकील यही होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है उसको नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद की सिफारिश पे कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अरे भाई, राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे तो अपन को पता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मंत्री परिषद सलाह देगी, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर देंगे? महान्यायवादी नियुक्त कर देंगे। सीधा से ध्यान रखना है, महान्यायवादी को अपॉइंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी को अपॉइंट करता है। ठीक है, नियुक्त करता है। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। चुने जाते हैं, नियुक्त करते हैं, बहुत सारे ये सिमिलर वर्ड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है महान्यायवादी को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर अगला अपन देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या होती है। भाई, कौन वैसे ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास जो योग्यता होगी वो महान्यायवादी बन सकता है? तो बोला गया कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। यानी उस व्यक्ति को अपन महान्यायवादी नियुक्त करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ऐसे व्यक्ति को अपन नियुक्त करेंगे। ठीक है, अगला क्या बोला है? कार्यकाल। कार्यकाल क्या है? संविधान में बोला है निश्चित नहीं। कार्यकाल इसका क्या है? निश्चित नहीं है, बिल्कुल कोई फिक्स नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एग्जाम में लिखा हुआ यही आएगा कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो पद के ऊपर क्या रहेगा? बैठा रहेगा। बाकी इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। सामान्यतः ये होता है जब सरकार नहीं बनती है तो मंत्री परिषद सिफारिश कर देती है कि इस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करो, और वो व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त हो जाता है। बस इतना सा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक वो व्यक्ति क्या रहेगा? महान्यायवादी रहता है। ठीक है, त्याग पत्र किसे सौंपता है? भाई, त्याग पत्र वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति को क्या कर देगा? त्याग पत्र सौंप देगा। वेतन कितना दिया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित वेतन है वही वेतन क्या है? इसे मिलता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है कि वेतन उसे भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड से क्या किया जाता है? वेतन दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी को जो वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अगला आता है कार्य। महान्यायवादी के कार्य क्या है? तो बोला गया है कि
एक तो क्या देना है, भारत सरकार को कानूनी मामलों के ऊपर क्या देगा, सलाह देगा। भारत सरकार को क्या करेगा, कानूनी मामलों पे सलाह देगा। तथा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अंदर भारत सरकार की तरफ से क्या होगा, पेश होगा। यानी भारत सरकार के ऊपर किसी ने केस कर दिया या भारत सरकार का कोई केस चल रहा है, तो अगर वहां पे जरूरत होती है तो फिर क्या किया जाएगा, भारत सरकार इस व्यक्ति को भेजती है अपना वकील बना के, जाओ आप क्या करो जाओ। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये चीज आ सकती है कि महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप फंस जाओगे, ध्यान रख लेना। महान्यायवादी क्या सरकारी कर्मचारी होता है, क्या नहीं होता है। भले ही उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भले ही उसको भारत की संचित निधि से वेतन मिलता हो, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। लेकिन वह निजी वकालत कर सकता है, ठीक है। और बशर्ते वो क्या होनी चाहिए, भारत सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। भाई उसको खुली छूट है, ठीक है। खुली छूट कैसे है कि मान लो आपके और आपके पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपने महान्यायवादी को अपना वकील नियुक्त कर लिया, तो क्या वो आपका केस लड़ सकता है, क्या बिल्कुल लड़ सकता है। लेकिन आपका और भारत सरकार के बीच में झगड़ा हो गया, सरकार के विरुद्ध अगर कोई मैटर है, वहां पे आप महान्यायवादी को वकील नियुक्त करते हो, तो आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार के विरुद्ध वो केस नहीं लड़ सकता। बाकी निजी वकालत वो कर सकता है, बशर्ते उसे पैसे मिले, ठीक है। और इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है 88। इंपोर्टेंट कौन सा है, 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है, इसके ऊपर तो वीआईपी की पावर 100 लगा लेना है, क्योंकि बार बार पूछा गया है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है, उसकी समितियों की बैठकों में भाग ले सकता है, वहां पे बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत सरकार का वह कौन अधिकारी है जो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो आपको ध्यान रखना है कौन होगा, महान्यायवादी होगा। यही आर्टिकल अपन ने 88 मंत्री परिषद में पढ़ा था कि क्या बोला गया था कि मंत्री, कोई भी भारत सरकार का मंत्री है, वो संसद के दोनों सदनों के अंदर भाग ले सकता है। आर्टिकल 88 वहां भी कह रहा था, आर्टिकल महान्यायवादी के लिए भी कहता है कि मंत्री दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं करेगा, वोट अपने ही सदन में जाके देगा। मंत्री वोट दे सकता है, लेकिन मंत्री कहां देगा, अपने सदन में देगा। क्या महान्यायवादी वोट दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। महान्यायवादी के पास में ये फर्क है, मंत्री और महान्यायवादी के पास में क्या फर्क है, मंत्री अपने सदन में जाके वोट देगा और महान्यायवादी कहीं वोट नहीं दे सकता। बाकी दोनों चीजें क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले। अगला आ जाता है अपने क्या, विधायी का। अगला क्या आ जाता है, विधायी का। भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं, भाग 5 में क्या पढ़ रहे हैं, संघ सरकार के अंदर कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंदर अपन ने राष्ट्रपति पढ़ लिया, अपन ने उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, अपन ने पीएम उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ लिया, अपन ने महान्यायवादी पढ़ लिया। ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट होगी। अगला कार्यपालिका के बाद में क्या शुरू होता है, विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका के बाद में क्या शुरू होता है, विधायिका। तो अपन क्या पढ़ेंगे, विधायिका। अच्छा, विधायिका के अंदर क्या आता है, अपन बोलेंगे संसद आती है। संसद में कितने सदन होते हैं, बोले 2 सदन होते हैं। तो यानी विधायिका में क्या आती है, संसद। संसद में कितने सदन, 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। संसद, संसद के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 79। संसद के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 79। राज्यसभा के लिए कौन सा है, तो आर्टिकल 80 है। और लोकसभा के लिए कौन सा हो गया, 81 हो गया, ठीक है। अब आर्टिकल जो 79 है वो क्या कहता है, भारत का जो आर्टिकल 79 है वो कहता है भारत की एक क्या होगी, संसद होगी। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, वीआईपी लगा लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। कौन सा, कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है, यानी कितने मिलेंगे तब जाके क्या बनेगी, संसद बनेगी। अपन तो क्या सोचते हैं कि ये तो क्या हो गई लोकसभा, और ये क्या हो गई राज्यसभा, और क्या बन गई संसद। नहीं, यहाँ पे कौन बैठा है, राष्ट्रपति जी बैठे हैं। तो संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है, 3 लोगों से। कहने का मतलब है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या करती है, संसद बनती है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट आर्टिकल ये कौन सा कह रहा है, 79 कह रहा है। वीआईपी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है, कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, स्टेटमेंट आ गया, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ ले, क्या राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं, क्या नहीं, संसद के सदस्य नहीं होते। हालांकि संसद इनसे मिलकर बनती है, ठीक है, लेकिन वे संसद का क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं।
दोनों सदनों द्वारा कोई भी पारित विधेयक है तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या नहीं कर देते हैं, हस्ताक्षर नहीं कर देते। भाई सीधी सी बात है, आप सबको ध्यान रखना है कि दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देते हैं तभी जाके तो क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गया स्टेटमेंट। क्या है राज्यसभा, स्थायी सदन है। क्या राज्यसभा भंग हो सकती है, क्या नहीं, राज्यसभा भंग नहीं होती है। क्या राज्यसभा का कार्यकाल होता है, क्या नहीं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 साल का होता है। ठीक है, तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। भाई ये भी ध्यान रखना चाहिए, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, एग्जाम में पूछेगा राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आपको बताना है राज्यसभा स्टेट और जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उनको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। फिर अपन देखते हैं लोकसभा। एग्जाम में ये भी पूछा है, लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। ये आम जनता का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आम पब्लिक को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आम पब्लिक का क्या करता है, नेतृत्व करता है। सीधी सी बात है, नोट करो आप इसको, स्क्रीनशॉट लो। अगला बोला गया अनुच्छेद 80। अगला कौन सा आ जाता है, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, संसद पढ़ रहे हैं। संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन। 2 सदन कौन से, इधर राज्यसभा इधर लोकसभा। अगर पूछा जाए संसद किससे मिलकर बनती है, तो 3 से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, राज्यसभा। अभी फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाला कि राज्यसभा का गठन कब हुआ है। उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, 13 मई दे दिया था। आपको ध्यान रखना है गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। और पहली बैठक कब हुई है, इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए यहाँ पे आपके। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई है, 13 मई 1952 को हुई है। ठीक है, पहली बैठक तो कब हुई है, 13 मई 1952 को। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है संडे वाले दिन, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके आया, शायद 30 मई को वो पेपर हुआ है। उसके अंदर एक क्वेश्चन तो ये आया कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है गठन कब हुआ, 3/13 ध्यान रखना, 3 मई। ठीक है, ठीक है, 3 अप्रैल और 13 मई, 3 अप्रैल और 13 मई 1952 को, यानी गठन और पहली बैठक, गठन और पहली बैठक। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में क्या था कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो क्या राज्यसभा से अनुमति ली गई थी क्या, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। अरे भाई राज्यसभा का गठन कब हुआ है, 1952 में। राज्यसभा बनी कब है, 1952 में। और पहला संविधान संशोधन कब हो गया था, 1951 के अंदर। 19 कब हो गया था, 51 में। तो जब कोई चीज आई नहीं तो उसकी अनुमति कहां से लोगे। और मैंने आपको संविधान संशोधन के अंदर बताया था कि एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जो संसद ने नहीं किया। कौन सा है, पहला संविधान संशोधन, जिसे किसने किया, संविधान सभा ने उसमें क्या कर दिया था, संशोधन कर दिया। तो संविधान सभा में राज्यसभा थी क्या, अरे भाई साहब बनी ही नहीं थी। तो इस प्रकार अपने फर्स्ट ग्रेड के एक ही एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दोनों भी बता दिए। तो राज्यसभा गठन कब हुआ है, 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब हुई है, 13 मई 1952 को। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 245। वर्तमान में कितने हैं, 245 है। ठीक है, जिसमें से 233 है, जिसमें से क्या है, 233 तो क्या होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं। राज्यों से कितने आते हैं, 229 आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने निर्वाचित होते हैं, तो दिल्ली से तो 3 होते हैं और पांडिचेरी से कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, आजकल एग्जामिनर स्टेटमेंट पूछता है, वो स्टेटमेंट के अंदर भी क्या करेगा, घुमाएगा। यहाँ 229 कर देगा और यहाँ पे 4 कर देगा और यहाँ पे 1 कर देगा। तो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करके एग्जामिनर क्या करता है, घुमाता है। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर की संख्या है 245। अब इन 245 में से निर्वाचित कितने होते हैं, तो बोलेंगे 233 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इन 233 में भी राज्यों से कितने आते हैं, तो अपन बोलेंगे राज्यों से कितने आते हैं, 229 आते हैं। बचे हुए कहां से आते हैं, तो बोलेंगे बचे हुए यूनियन टेरिटरी से आते हैं। अब यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं, बोले 5 आते हैं। दिल्ली से कितने आते हैं, 4 आते हैं। एक कहां से आता है, पौंडीचेरी से आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 233। सदस्य कितने हैं, 245। तो बचे हुए 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, नियुक्त नहीं करता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त मत कर देना, एग्जाम में बोल देगा राष्ट्रपति इन्हें क्या करता है, नियुक्त करता है। नहीं साहब, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त नहीं करता, राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। ठीक है, अगला क्या है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है।
इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में, ठीक है, राज्यसभा क्या स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है 1/3 सदस्य, और एक कितने साल बाद में, तो 2 साल, 3 साल मत कर देना, 2 साल बाद में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। राज्यसभा का विघटन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, सभापति को सौंपते हैं, ठीक है। सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, सभापति को सौंपते हैं। एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट सभापति कौन थे, तो अपन बोलेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। पहले सभापति कौन थे, तो एसवी कृष्ण मूर्ति राव। पहले राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, तो उप सभापति, सॉरी किसकी बात हो रही है, पहले उप सभापति तो एसवी कृष्ण मूर्ति राव होंगे। पहली महिला उप सभापति तो अपन बोलेंगे वायलेट अल्वा बनी है। वर्तमान में उप सभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह, जिनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। मैं आपसे पूछूं सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, तो बोलेंगे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 64 ये बताता है। तो आपको ध्यान रखना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। तो उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना हो गया, 5 साल। उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा, 6 साल होगा। तो हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में उनका कार्यकाल कितना है, 6 साल है। महासचिव कौन होते हैं, तो सीपी मोदी है। सदन के नेता राज्यसभा के तो जेपी नड्डा है, यानी सत्ता पक्ष से, और विपक्ष के कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और करंट से जुड़े हुए हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रटना ही पड़ेगा, समझने वाली ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। अगला क्या बोला गया है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन रोक सकती है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोक सकती है, तो अपन बोलेंगे 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक में संशोधन कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, अपितु सुझाव दे सकती है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। आगे आएगा आपके मनी बिल आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मनी बिल है वो सबसे पहले कौन कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। मनी बिल को यानी जो धन विधेयक है उसको पेश करने के लिए किसकी अनुमति चाहिए होती है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। जब लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में क्या होता है, तो राज्यसभा के पास में 14 दिन का टाइम होता है, ठीक है। और दूसरा जो धन विधेयक उसके ऊपर स्पेशली जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनके द्वारा प्रमाणित करके लिखा हुआ होता है, जो विधेयक आपके पास में जा रहा है, ध्यान रखना ये कैसा है, धन विधेयक है। यानी आपके पास में अब टाइम कितना है, 14 दिन का टाइम है, या तो उसे पारित कर दो, या फिर आपके कोई सुझाव वगैरह है तो वो हमें दे सकते हो। तो क्या राज्यसभा कोई सुझाव देती है तो उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य है क्या, नहीं, वो मर्जी है तो मानेगी, मर्जी है तो नहीं मानेगी। अब सपोज करो कि राज्यसभा ने 14 दिन में पारित ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तो बोला गया जिस रूप में उन्होंने लोकसभा को भेजा था, राज्यसभा को भेजा था, उसी रूप में उसे पारित मान लिया जाएगा। अगर 14 दिन पहले भेज देते हैं तो वो सुझाव अगर कोई देती भी है तो हो सकता है विचार कर ले या नहीं भी करे, लेकिन 14 दिन बाद में तो कोई विचार होता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, धन विधेयक के ऊपर अधिकतम कितने दिन रोक सकते हैं, 14 दिन। क्या धन विधेयक के ऊपर कोई संशोधन कर सकती है क्या राज्यसभा, नहीं, संशोधन ओनली क्या दे सकती है, सुझाव, और जिसे सुझावों को मानने के लिए भी लोकसभा क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक है। अगला आता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अगला क्या आता है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, ठीक है। और ये आपके आरएएस मेंस एग्जाम 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कितने शब्दों में था, 50 शब्दों में लिखना था। इसको कितने शब्दों में लिखना था, 50 शब्दों में लिखना था। आरएएस मेंस 2024 के अंदर आया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है, तो संबंधित राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक तो ध्यान रखना है, विधानसभा, विधान मंडल नहीं है, यहाँ पे विधानमंडल नहीं है, क्या लिखा हुआ है, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कैसा होता है, खुला मतदान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, कैसा मतदान होता है, खुला मतदान होता है। यानी दिखा के आपको क्या करना होगा, वोट डालना होगा, ठीक है। और ये जो राज्यसभा के यानी जिस भी राज्य के अंदर हो रहे हैं उस राज्य की विधानसभा के सभी क्या होंगे, निर्वाचित, ठीक है। विधानमंडल नहीं होंगे, विधानसभा के सभी क्या होंगे, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। और कैसा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, और एकल संक्रमणीय क्या होता है, मत प्रणाली द्वारा होता है।
और कैसा होता है, खुला होता है, यानी बिल्कुल इसके अंदर क्या दिखा के वोट डाला जाता है। अगला आता है आर्टिकल 249, इंपोर्टेंट है भाई ये वाला, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, कैसे है वेरी इंपोर्टेंट, तो अपन ने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दूसरी या तीसरी क्लास में अनुसूचियां पढ़ाई है, तो 7वीं अनुसूची के अंदर अपन ने पढ़ा था राज्य सूची। भाई अपन ने संघ सूची पढ़ी है, राज्य सूची पढ़ी है, समवर्ती सूची पढ़ी है, अवशिष्ट शक्तियां पढ़ी है, तो अपन कौन सी देख रहे हैं, राज्य सूची। राज्य सूची कौन सी, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ राज्य को है। क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, क्या नहीं बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन आर्टिकल 249 क्या कह रहा है कि राज्यसभा 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर दे, घोषित कर दे, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत पे। तो संसद को उस विषय पर 1 साल के लिए कानून बनाने का क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। 7वीं अनुसूची, राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बनाने का आमतौर पे अधिकार किसका है, तो बोले राज्य का है। क्या केंद्र कानून बना सकता है कि उस विषय पे नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या कैसा कभी भी नहीं होगा केंद्र कानून नहीं बना सकता, तो बोले नहीं, बना सकता है, लेकिन उसे केंद्र को कानून बनाने की, यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति कौन देगा, तो बोले राज्यसभा देगी। राज्यसभा कैसे देगी, तो राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के जो बहुमत है, बहुमत भी कैसा, 2/3 बहुमत से अगर वो पारित कर देती है, तो फिर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के पास में पावर आ जाएगा, या केंद्र सरकार के पास में पावर आ जाएगा कि वह उस विषय के ऊपर, जिसके ऊपर अब तक कानून कौन बना रहा था, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा बना रही थी, उस विषय के ऊपर अब कानून कौन बना सकता है, तो बोले अब कानून कौन बना सकता है, संसद कानून बना सकती है। क्या संसद अनलिमिटेड 1 साल के लिए या अनलिमिटेड सालों के लिए, तो बोला नहीं, 1 साल तक उस विषय के ऊपर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 249, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, कैसा है, वेरी इंपोर्टेंट है। राज्यसभा के लिए बोला गया है कि राज्यसभा के पास में पावर है, 7वीं अनुसूची में वर्णित अगर कोई विषय है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो फिर 1 साल तक संसद उस पर कानून बना सकती है। अब ये राष्ट्रीय महत्व को घोषित कैसे करेगी, तो बोले उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से करे, तो फिर कानून बनाने की क्या मिल जाएगी, और मिल जाएगी। ठीक है, अगला कौन सा आता है, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या कह रहा है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात कर रहा है। तो राज्यसभा से रिलेटेड 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, वीआईपी है, 249 और 312। यानी राज्यसभा के पास में पावर है कि वह नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। कौन सा आर्टिकल उसे ये पावर देता है, 312 देता है। तो 249 और 312 आर्टिकल आपको स्पेशल याद रखने पड़ेंगे, और उसके अंदर भी कौन सा याद रखना पड़ेगा, 249 को तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। इस प्रकार अपनी ये राज्यसभा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगली क्लास अपनी शुरू होगी, वो होगी लोकसभा की। कौन सी होगी, लोकसभा की। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।